नमस्कार। भारतीय इतिहास में जब भी स्वर्ण युग की बात होती है ना, तो एक ही नाम सबसे पहले जहन में आता है, गुप्त साम्राज्य। एक ऐसा दौर जब कला, विज्ञान, संस्कृति सब कुछ अपने शिखर पर था। तो चलिए आज इसी शानदार दौर की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो चलिए जरा सोचिए। हम एक टाइम मशीन में बैठकर पहुंच गए हैं आज से करीब 1700 साल पीछे। तीसरी शताब्दी का भारत। माहौल कैसा है? देश कई छोटे छोटे राज्यों ने बटा हुआ है जो आपस में ही लड़ रहे हैं। हर किसी की अपनी सत्ता, अपनी ताकत। और इसी उथल पुथल के बीच इतिहास एक नए राजवंश के लिए जमीन तैयार कर रहा था। तो सवाल ये है कि इतने बिखरे हुए माहौल में वो साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस परिवार से जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया। जैसा कि देख सकते हैं, गुप्तों के आने से पहले भारत का नक्शा कुछ ऐसा ही था। छोटे छोटे राज्य, हर कोई अपने में ही सिमटा हुआ। मतलब कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी जो सबको जोड़ सके। और बस यही वो खाली जगह थी जिसे भरने के लिए गुप्तवंश तैयार हो रहा था। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाराज श्री गुप्त से। इन्होंने ही इस वंश की नींव रखी थी। उनके बाद आए उनके बेटे घटोत्कच। देखिए, ये दोनों कोई बहुत महान सम्राट तो नहीं थे, इनकी शक्ति भी सीमित थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत जरूरी काम किया। गुप्त वंश का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। लेकिन देखिए, किसी वंश की नींव रखना एक बात है और उसे एक महान साम्राज्य में बदलना बिल्कुल दूसरी। अब कहानी में आता है असली मोड़, वो पॉइंट जहां से इस साम्राज्य ने सही मायनों में अपना आकार लेना शुरू किया। और ये मोड़ लेकर आए चंद्रगुप्त प्रथम। असल में इन्हीं को गुप्त साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। वो शासक जिसने इस वंश को एक बिल्कुल नई, एक शक्तिशाली पहचान दी। चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार नहीं, बल्कि उनका तेज दिमाग था। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से शादी की। अब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। सोचिए, इस एक गठबंधन से उन्हें लिच्छवी राज्य की जबरदस्त ताकत और समर्थन मिल गया। साम्राज्य के विस्तार का रास्ता यहीं से खुला और हाँ, माना जाता है कि यहीं से गुप्त सम्मत की शुरुआत भी हुई। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे समुद्रगुप्त। इनके बारे में एक बहुत मशहूर बात कही जाती है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। और ये उपाधि उनकी जबरदस्त सैन्य ताकत को एकदम सटीक बयां करती है। अब समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व बड़ा दिलचस्प था। उनके दो पहलू थे और दोनों ही शानदार। एक तरफ वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। उनकी जीत की कहानियां इलाहाबाद स्तंभ लेख में उनके दरबारी कवि हरिशेन ने बड़े विस्तार से लिखी हैं। और दूसरी तरफ वो एक कला प्रेमी थे। सोचिए, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये बताता है कि वो कला को कितना महत्व देते थे। तो समुद्रगुप्त ने अपनी जीत से एक बहुत बड़ा और सुरक्षित साम्राज्य तो खड़ा कर दिया, लेकिन अब बारी थी इस साम्राज्य के अपने गौरव और समृद्धि के शिखर तक पहुंचने की। और ये हुआ उनके बेटे के राज में। और अब मंच पर एंट्री होती है गुप्त वंश के शायद सबसे प्रसिद्ध सम्राट की, चंद्रगुप्त द्वितीय। वैसे इतिहास इन्हें इनके असली नाम से ज्यादा इनकी उपाधि विक्रमादित्य से जानता है। विक्रमादित्य ने सिर्फ साम्राज्य को संभाला ही नहीं, बल्कि उसे और भी बढ़ाया। उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट क्या थी? वो थी पश्चिमी भारत में जमे शक क्षत्रपों को पूरी तरह से हराना। और इस बड़ी जीत के बाद उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो देखते ही देखते कला और संस्कृति का एक बड़ा सेंटर बन गया। लेकिन विक्रमादित्य का राज सिर्फ लड़ाइयों और जीत के बारे में नहीं था, ये तो ज्ञान और संस्कृति का एक शानदार जश्न था। असल में उनके पिता और दादा ने जो शांति और समृद्धि का माहौल बनाया था, उसी की वजह से उनके दरबार में नवरत्न यानी अपनी अपनी फील्ड के 9 एक्सपर्ट्स फल फूल सके। और इन नवरत्नों में भी जो सबसे चमकता सितारा थे, वो थे महाकवि कालिदास, जिनकी लिखी रचनाओं ने भारतीय साहित्य को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक शिखर होता है, और महान साम्राज्यों के साथ भी यही होता है। शिखर पर पहुंचने के बाद अब नई चुनौतियां सामने आने वाली थीं और पतन की एक धीमी शुरुआत होने वाली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए कुमारगुप्त प्रथम। इनकी सबसे बड़ी विरासत किसी लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में थी।
जी हाँ, इन्होंने ही उस विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो सदियों तक दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान का केंद्र बना रहा। तो साम्राज्य का आखिरी अध्याय कुछ यूं लिखा गया। कुमारगुप्त ने जहां ज्ञान का केंद्र बनाया, वहीं उनके बेटे स्कंदगुप्त को क्रूर हूण आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बड़ी बहादुरी से भारत की रक्षा तो की, लेकिन इन लगातार लड़ाइयों ने साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया और करीब 550 ईस्वी आते आते खत्म हो गया। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल दिमाग में आता है, आखिर इस दौर को स्वर्ण युग कहते ही क्यों हैं? क्या इसलिए कि उन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए थे? क्या बस सोने से ही कोई युग स्वर्णिम हो जाता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वर्ण युग का मतलब सिर्फ सोने के ढेर से कहीं ज्यादा था। इसकी असली वजहें बहुत गहरी थीं और ये कई पिलर्स पर टिकी हुई थीं। देखिए, ये स्वर्ण युग किसी एक चीज से नहीं बना, ये इन सब चीजों का एक मिला-जुला नतीजा था। देश में राजनीतिक शांति थी तो व्यापार और पैसा बढ़ा। जब पैसा आया तो कला, साहित्य और संस्कृति को फलने फूलने का मौका मिला। इसी दौर में आर्यभट्ट जैसे जीनियस ने साइंस और मैथ्स में क्रांति ला दी, तो वहीं नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी ने भारत को दुनिया में ज्ञान का सेंटर बना दिया। जब ये सब कुछ एक साथ हुआ, तब जाकर बना वो युग जिसे हम सच में स्वर्णिम कह सकते हैं। तो ये थी गुप्त साम्राज्य की सुनहरी कहानी। पर अंत में एक सवाल तो बनता है, इतनी सारी उपलब्धियां थीं, विज्ञान में तरक्की, कालिदास जैसा साहित्य, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, हूणों से देश की रक्षा, इनमें से किस एक को गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाए? ये सोचने वाली बात है ना?